हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। होप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम जेईई मेंस और नीट का एक सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन लगभग कंफर्म होता है, उससे हम आज प्रैक्टिस करेंगे। और बेसिकली ये पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि मतलब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना, वो एक ही टॉपिक में मतलब रिपीट होते जा रहे हैं। मतलब जिस टॉपिक से पिछले साल क्वेश्चन आए हैं तो हो सकता है इस साल भी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हम इस सीरीज़ में करेंगे क्या कि हम शॉर्ट में थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, और वो क्वेश्चन जो अभी पिछले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है मतलब जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ इससे संबंध है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कुछ ना कुछ संबंध है। और वेव मतलब हम क्या समझ सकते हैं, वेव का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफ़र होना, मोमेंटम का ट्रांसफ़र होना। लेकिन इसमें बात याद रखने वाली बात यह है कि इसमें पार्टिकल कहीं का ज़्यादा दूर तक कुछ मूवमेंट होता नहीं है। पार्टिकल सिर्फ अपने जगह में ऑसिलेट करते हैं, और जो प्रोपोगेट होता है वो एनर्जी होता है, मोमेंटम होता है जो प्रोपोगेट होता है। ठीक है ना। तो हम बेसिकली अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के शब्द को समझ गए। अब हम चलते हैं कि ये आखिर ओरिजिनेट कैसे होता है, कैसे ओरिजिनेट होता है। तो देखा क्या गया कि अगर चार्ज Q अगर रेस्ट में, अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है ना। अगर चार्ज Q यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। ठीक है। और अगर यही चार्ज अगर एक्सेलरेटेड हो गया, अगर यही चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करने लग गया, हम बोल सकते हैं ऐसा, तो इसमें क्या होगा, ये EM वेव जनरेट करेगा। ठीक है। अब हम ये तो सीख गए ओरिजिनेट कैसे होता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स। और ये होता है नॉन मैकेनिकल मतलब इसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीडियम की रिक्वायरमेंट तो ये थोड़ा सा अपने को हजम नहीं होता ये चीज़ कि रिक्वायरमेंट, अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक प्रोपोगेट कैसे करता हुआ। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। क्योंकि जैसे हम स्ट्रिंग वेव को देखते हैं तो स्ट्रिंग वेव में हमें फील आता है कि उसमें स्ट्रिंग एक मीडियम है जिससे एनर्जी पास हो रही है, मोमेंटम पास हो रहा है। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न होता है, मतलब आखिर कैसे ये प्रोपोगेट होता है। तो इसके लिए मैक्सवेल ने बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपेरिमेंट किया जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे प्रोपोगेट होता है। तो हम देखते हैं कि वो क्या था एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ को उसको और मॉडिफाई किया। अब इन्होंने क्या किया कि एक सर्किट ले ली जिसमें कैपेसिटर था, और ये हो गया बैटरी, ये हो गया की। ठीक है। अब जब इन्होंने इस की को बंद करके देखा, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पास कोई पॉइंट ले लेते हैं A, उसके कुछ r डिस्टेंस में एक सर्कुलर अगर लूप ले लेते हैं और पॉइंट P है। ठीक है, पॉइंट P। अब यहाँ हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन लूप किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स, मतलब जितना करंट उस लूप के थ्रू जितना करंट पास होगा वो ये IT है, मतलब करंट पासेस थ्रू लूप। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही था। अब इन्होंने केस 2 लिया। अब केस 2 में इन्होंने क्या किया कि एक लूप के अलावा एक इन्होंने बाउल ले लिया। बाउल मतलब बर्तन बोल सकते हैं हम, बर्तन टिफिन टाइप जिसका ढक्कन ना हो। ठीक है, ढक्कन ना हो उसका। तो उन्होंने क्या कर रखा कि ये कुछ इस प्रकार का एक बाउल लिया। ठीक है, जिसका ढक्कन नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट नहीं है, ढक्कन नहीं है, लेकिन उसका निचला भाग है। अब इसको हम जैसे इमेजिन करते हैं कि यहाँ पास कुछ इस प्रकार का ये वाला पार्ट ओपन है, ये वाला क्लोज्ड है।
अब सेम चीज़ जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसको ये वे यहाँ अप्लाई किए, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं सेम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई टी। अब यहाँ पे देखा गया कि जो करंट है, करंट इसके इस पूरे बॉल के थ्रू तो पास ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये वाला पार्ट है वो कैपेसिटर के बीच में है, तो कैपेसिटर के बीच में तो कोई वायर पास नहीं हो रहा है। तो अब हम देखते हैं तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जीरो होने से इसी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ गया, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन टाइप से हो गया, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अभी। तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ पता चला कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसिंग है, जो यहाँ पे करंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जो हम देख नहीं पा रहे हैं उसको जो एम्पियर साहब है वो ऐड करना भूल गए। अब हमें पता था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों को टी के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, डी फाई ई अपॉन डी टी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी एप्सिलॉन। तो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आई करेंट। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ एक करंट जनरेट हो रहा है, जो कि किसके कारण है, हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण वो करंट जनरेट हुआ है। तो अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि एक वायर में अगर चार्ज पास हो रहा है तो करंट जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि फ्लक्स के चेंज होने के कारण करंट जनरेट हो रहा है। मतलब होता क्या है, यहाँ से जब करंट यहाँ से ऐसे चार्ज जा रहा है, मान लो प्लस 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 माइनस क्यू तक, इनिशियली तो दोनों में कोई चार्ज रहेगा नहीं। जब चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट होते जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज होते जाएगा। तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आता है, करंट के कारण। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गया कि जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। और पिछले चैप्टर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है, होप आप लोग भी पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ हम नया क्या सीखे कि जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसी चीज़ का जो हमने फ़ायदा उठा के हमने ये जाना कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपोगेट करता है। तो देखते हैं, तो दोस्तों अब देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट कैसे करता है। तो यहाँ होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने के कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे हमने देखा वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो प्रोसेस है ना वो कंटिन्यूसली चलता जाता है। तो ये एक दूसरे को बोल सकते हैं कि हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को हेल्प करता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हेल्प करता है कि आप ओरिजिनेट हो और यहाँ से प्रोपोगेशन की जो प्रोसेस है वो चलते रहती है। तो इस प्रकार से हमको ये चीज़ समझ में आ गया कि आखिर बिना मीडियम के कैसे प्रोपोगेट करते हैं। हमने तो ये देख लिया कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपोगेट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, प्रोपोगेट किधर करते हैं। तो हम यहाँ से लिखते हैं कि ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फेज डिफरेंस को अभी जीरो लेते हैं, फेज कांस्टेंट को अभी मान लेते हैं जीरो। उसी प्रकार बी जेड इक्वल टू यहाँ जे का लिख देते हैं बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, अब यहाँ एक एक टर्म का अपना अपना एक मीनिंग होता है। ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बात है। अब ये क्या है कि ये क्या दर्शा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई के डायरेक्शन में, उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट जेड के डायरेक्शन में। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अब ये क्या है, एम्पलीट्यूड दोनों का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का के डिस्प्लेसमेंट का जो एम्पलीट्यूड है वो ई नॉट है और मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है बी नॉट। ये साइन फंक्शन हो गया और ये ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ पे ये हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
अब यहाँ पे जो x है, ठीक है ना, जो x है वो क्या दर्शा रहा है, x shows डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब माइनस के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है उसी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो माइनस के जो मल्टीप्लिकेशन में जो रहेगा, जो फैक्टर, जो वेरिएबल, उस इक्वेशन के अलाउंग जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोपोगेट करेगा, ठीक है। और जे तो वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको दर्शा रहा है, और जेड है मतलब के जेड एक्सिस के अलाउंग मैग्नेटिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट को दर्शा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 रिजल्ट उसको आपको याद रखना है, जो कि मतलब हर साल क्वेश्चन में आते ही हैं वो। तो होता क्या है कि ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, बी नॉट सी, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल टू बी सी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। और एक होता है ई क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। अब ये मैग्नीट्यूड के लिए है, फॉर मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अगर दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करने का जो रिजल्ट आएगा वो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन होगा। अब जरूरी तो है नहीं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा और प्रोपोगेशन का डायरेक्शन निकालना हो। कभी तो ऐसा भी दे सकता है कि प्रोपोगेशन का डायरेक्शन दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दे और आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो। तो इसके लिए सब बहुत अच्छा ट्रिक है कि आपको क्या करना होगा, ई बी सी, इसको ऐसा क्लॉकवाइज बना दो। और अगर आपको जो भी दो चीज़ दिया हुआ हो, जो भी दो चीज़ दे रखा हो उसको आप सर्कल कर दो। जैसे आपको मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हो, सी का डायरेक्शन दिया हो, तो सर्कल बना लो, ठीक है। अब बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ई, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको ई दिया हो, ई का डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दिया हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ सर्कल बनाओगे, ई क्रॉस ई से बी, ई क्रॉस बी इज इक्वल टू सी बी। मतलब इसमें है क्या कि आपको किसी भी दो एलिमेंट का डायरेक्शन दे दिया हो और तीसरा डायरेक्शन निकालना हो, इसके लिए हेल्प होगा। और जो ये वाला फार्मूला है इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसके हेल्प से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट है और आपको बी नॉट निकालना हो। सी तो हमेशा कांस्टेंट होता है, जो कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो तो हमेशा सी इज इक्वल टू हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऑलवेज, ठीक है। तो दोस्तों जो हमने पढ़ा उसके बेसिस में हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁶ cos 2 × 10⁷ z प्लस 6 × 10⁻15 t 2i प्लस j यूनिट इस एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। अच्छा, तो हमें यहाँ क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है। अब इसके हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकालना है। अब सबसे पहले तो हमको दो फार्मूला याद आना चाहिए। कौन कौन सा, एक आना चाहिए E इज इक्वल टू बी नॉट सी, दूसरा E क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। अब हमको क्वेश्चन में कौन सा इक्वेशन दिया है, अब हमको जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है वो है B इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁶ cos 2 × 10⁷ z 6 × 10⁻15 t 2i प्लस j। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को देख के ना सबसे पहले खुश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इसको पढ़ रखा है। अब हम तो इस क्वेश्चन को देखेंगे और पहले तो हम अपना जनरल इक्वेशन लिखेंगे जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि b इज इक्वल टू होता है, मान लो z ले लेते हैं, b नॉट साइन के कॉस भी ले सकते हैं, cos ω t माइनस kx, ठीक है। अब इसमें होता क्या था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है, और यहाँ जो x है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ठीक है। अब उसी को हम इस जो गिवन इक्वेशन है उससे हम कंपेयर करेंगे, उसके हिसाब से हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या चीज़ हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर उसी के हिसाब से हमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो बी नॉट दिया है वो क्या है 1.6 × 10⁻⁶, ठीक है। तो पहले जो पहला इक्वेशन है, जो हमारा पहला फार्मूला है, उसके बेसिस में हम क्या करेंगे,
ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी, ठीक है। बी नॉट हमें दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू 3 इंटू 10⁸, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 16×3 = 48, 48 इंटू 10⁻², ठीक है, यूनिट जो, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा 4.8 इंटू 10⁻², ठीक है। यहाँ से ये चीज़ तो पता चल गया। अब हमें जो डायरेक्शन निकालना है कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया था, ई बी सी, ये ऐसा क्लॉकवाइज बना लो। अब हमें यहाँ क्या क्या दिया है, अब हम कंपेयर करते हैं कि ये ओमेगा होगा, ये के है, ठीक है, ये ओमेगा होगा, ये के होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से सजा देंगे सब शुरू में। तो ये वही हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁶ कॉस 6 इंटू 10⁻15 टी प्लस 2 इंटू 7 जेड इंटू 2i प्लस जेड, ठीक है। अब ये हमको क्या डिनोट कर रहा है, ये के है। तो यहाँ से हमको ये एक चीज़ तो पता चल गया कि जो के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाला जो होगा, लेकिन बाहर माइनस होना चाहिए, तो माइनस जेड जो मतलब जो हमारा वेव होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो माइनस जेड की डायरेक्शन में जाएगा। वो चीज़ हमें यहाँ से पता चल गई, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो 2i प्लस जे कैप है, ठीक है। तो हमें दो चीज़ दिया गया है कि क्या है कि सी का डायरेक्शन हो गया माइनस जेड, मतलब माइनस के कैप, और बी का क्या है 2i कैप प्लस जे, ठीक है। यहाँ से हमें दो चीज़ पता चल गया। अब हमारे पास है क्या, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और मैग्नेटिक फील्ड के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, ये दो इसको सर्कल कर लेंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिला, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ई, ठीक है। अब हमें यहाँ इसका आई जे के निकाल लेते हैं, 2 1 0 0 0 -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखते हैं कि i इज इक्वल टू -1 -0 -j इज इक्वल टू -2 इंटू 0, सॉरी -0, ठीक है, प्लस k इज इक्वल टू 0 -0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, -i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपगेशन का डायरेक्शन। तो यहाँ से दो चीज़ निकल गया, इसके मदद से इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया। तो इसको हम यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट क्या आ गया 4.8 इंटू 10⁻², ठीक है। अंदर का सेम रहेगा क्योंकि जो डायरेक्शन का एलिमेंट है, डायरेक्शन है, अंदर का एलिमेंट क्या दर्शाता है, बेसिकली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चाहे वो हम मैग्नेटिक फील्ड के नज़रिए से देखें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़रिए से देखें, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तो वही सेम ही रहेगा ना। तो फिर अंदर का जो एलिमेंट है वो सेम ही रहेगा, cos 2 इंटू 10⁻7 जेड प्लस 6 इंटू 10⁻15 टी। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन हम यहाँ निकाले हैं क्या आएगा, -i प्लस 2j। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, 3। तो ऑप्शन 3 सही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा याद करने वाले पोर्शन में आ गए हैं। अब हमें ट्रिक की ज़रूरत है। अब आपने सुनील गावस्कर सर का नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही महान क्रिकेटर हैं। तो हमें क्या याद रखना है, गावस्कर की क्षमता है
कि उल्टा लटक कर भी इतना मारता है कि बॉल रोड में चले जाता है। मतलब हम गावस्कर सर के हिसाब से हम एक ट्रिक बनाए जिससे हम पूरे वेव के सीक्वेंस को याद कर सके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके सीक्वेंस को याद कर सके। तो क्या है, गावस्कर की क्षमता है कि उल्टा लटक कर भी इतना मारता है कि बॉल रोड में चले जाता है। अब यहाँ पे हमें कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जैसे है कि, इनको इग्नोर करना है, और बॉल में चले जाता है इसको मतलब इग्नोर करना है। बाकी जो हाईलाइटेड है उसके बेसिस में हमें जो जो वेव की जो मतलब हम बोल सकते हैं याद करने का एक ट्रिक मिल गया। ठीक है, अब क्या होगा कि गावस्कर से हमारा क्या आ गया, गामा रे आ गया, क्षमता से एक्स रे आ गया, उल्टा से यूवी रे आ गया, लटक कर मतलब लाइट मतलब बोल सकते हैं हम विजिबल रे। ठीक है, इतना मतलब इंफ्रा, मारता मतलब माइक्रो, रोड मतलब रेडियो। ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ याद रखना है। अब होता क्या है कि एग्ज़ाम में बेसिकली नीट में ज़्यादातर ऐसा हो सकता है कि आपको उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी दे दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में। तो होता क्या है, एनर्जी, तो एनर्जी का 12400 लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अगर आपको ऐसा दे दिया रहेगा कि आपको कुछ एनर्जी दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, और आपको पूछा यह जाएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस रेंज में आता है, कि वो विजिबल में आता है, इंफ्रा में आता है, यूवी। तो जैसे आपको दे दिया रहेगा कि एनर्जी इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाय एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है हमको, तो हमें अब निकालना है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग कितना इसका वेवलेंथ आता है, उसकी अकॉर्डिंग हम यहाँ देख सकते हैं कि ये कहाँ बैठ रहा है। ठीक है ना। तो ये ऐसा टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जेईई में इसमें इसके चांसेस कम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहले जो पढ़ा था जो डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट, उसी के बेसिस में मैक्सवेल इक्वेशन है, इसको याद कर लें, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो C इज इक्वल टू होता है हमारा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गई बात फ्री स्पेस की, जहाँ कुछ मीडियम नहीं है वहाँ हम C इज इक्वल टू C क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके बराबर होता है, 1/अंडर रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर यही चीज़ अगर किसी मीडियम में हो गया, कोई मीडियम में अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी मेजर करते हैं, तो उसके लिए फार्मूला ये हो कर देंगे हम, v इज इक्वल टू 1/म्यू इंटू एप्सिलॉन। यहाँ नॉट नहीं आएगा क्योंकि ये फ्री स्पेस का था, यहाँ उस मीडियम के लिए होगा। ठीक है ना। अब म्यू को हम म्यू रिलेटिव इंटू म्यू नॉट लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन रिलेटिव इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो v इक्वल टू क्या आएगा, म्यू आर म्यू नॉट ई आर ई नॉट। ठीक है, अब यहाँ से अंडर रूट म्यू आर ई आर निकाल देते हैं, अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, अंदर में अब क्या बचेगा, म्यू नॉट ई नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, और ये भी हो गया। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है अपना वो क्या है, वो तो C ही रहेगा। तो यहाँ से अपने क्या मिला, v इज इक्वल टू C बाय म्यू रिलेटिव एप्सिलॉन रिलेटिव। ठीक है, अब इसको इधर ले जाते हैं तो क्या होगा, म्यू रिलेटिव एप्सिलॉन रिलेटिव इक्वल टू C बाई वी। अब C बाई वी हमने ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है कि C बाई वी बहुत ही फेमस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। ठीक है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको उस मीडियम के रिलेटिव परमिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी के मल्टीप्लिकेशन के अंडर रूट के बराबर होता है। क्या बोला मैंने, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी मल्टीप्लिकेशन रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। ठीक है ना, म्यू आर ई आर। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो म्यू रिलेटिव ट्रांसपेरेंट मीडिया जैसे ग्लास वगैरह हो गया, उसका वन ही होता है। ठीक है ना, मतलब म्यू नॉट और म्यू मीडियम किसका, मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, म्यू मीडियम म्यू नॉट दोनों बराबर होता है किसके लिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए। ठीक है ना, मतलब ग्लास हो सकता है। इसका यूज़ हम आगे आने वाले न्यूमेरिकल में करेंगे। तो दोस्तों आपने जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, वो होता है
एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ जो ई है ना वो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, याद रखना है, जो ई है वो इंस्टेंटेनियस है, जो एम्पलीट्यूड नहीं है वो इंस्टेंटेनियस है। मतलब इसको हम ई नॉट नहीं लिख सकते, ये ध्यान में रखने वाली बात है। उसी तरह एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी, इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी, इसको हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब हमारे पास जो फार्मूला होता है ई और बी का, ठीक है, वो क्या होता है, ई इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, उसी तरह बी का होता है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब इसको हम यहाँ अपने अपने जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिलेगा, इसका ई डी ई इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, इसको रखने पर क्या हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। उसी तरह एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जाएगा, हाफ म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गया। अब हमने इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी की बात की थी, अब हम इसका एवरेज कर देंगे। अब एवरेज करेंगे तो सबसे पहले हमको पता है कि जो साइन स्क्वायर का है, साइन स्क्वायर का जो एवरेज होता है 1/2। क्यों होता है, क्योंकि इसका मिनिमम साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो इसका दोनों को हाफ करेंगे तो कितना होता है, 1/2। मतलब इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ भी है, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं अगर एवरेज निकालेंगे। तो अब एवरेज की बात हो रही है, ठीक है ना। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका हाफ, तो 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू 1/2, मतलब क्या हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एवरेज है ना, ये दोनों एवरेज है, याद रखने वाली बात है, एवरेज है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इंस्टेंटेनियस एवरेज है। हमको जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें यूज़ इसी का करना है, इसको ध्यान नहीं देना है, इसको यूज़ करना है। तो सेम इसी तरह क्या हो जाएगा 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब होता क्या है कि हम दोनों को अगर ऐड करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा, क्योंकि हम अभी इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग निकाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड का अलग निकाले हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, टोटल एवरेज डेंसिटी क्या हो जाएगा, टोटल एवरेज डेंसिटी हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 है 1/4 बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट। अब यहाँ जो ई नॉट भी एम्पलीट्यूड है ना, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो इसको याद रखना है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब हम यहाँ से जानते हैं कि ई नॉट बराबर क्या होता है, बी नॉट सी होता है। ठीक है, और सी बराबर क्या होता है, सी बराबर 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बी नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू होता है बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर करने पर क्या आता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, मतलब हम इस चीज़ को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप्लेस करने पर हमें क्या मिलेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर 1/4 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर म्यू नॉट। तो म्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा, तो ये क्या है, टोटल एवरेज डेंसिटी है। ठीक है ना, ये टोटल एवरेज डेंसिटी है। ठीक है ना, तो अब टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं, आप अगर इसी जो कन्वर्जन वाला फार्मूला उसको लगाओगे तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो
टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बराबर 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। इसमें बी नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेस, किसका एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ई नॉट क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा है, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अब एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, हम देखते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मतलब वो तो खैर अलग चीज़ हो गया। अब हम अगर देखते हैं कि डेंसिटी का अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब हमने टोटल एनर्जी स्टोर्ड तो देख लिया, अब हम देखते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी के लिए क्या देखेंगे, इंटेंसिटी। ठीक है ना, इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी में हम पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को छोड़ देते हैं, पहले इंटेंसिटी होता क्या है। ठीक है, अगर मान लो कोई पॉइंट सोर्स है, ठीक है, उसके आर डिस्टेंस में एक हम मान लो स्फेरिकल, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कोई स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ से एनर्जी निकलेगी, किसके फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, कुछ भी वेव हो सकता है, लाइट हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ से निकलेगी। तो इस जगह में, ठीक है ना, एनर्जी किसी पर यूनिट टाइम में, ठीक है, पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में जितना एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, क्या बोला मैंने, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में जितना भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगा उसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। मतलब जो हमारा इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटू एरिया। ठीक है, मतलब यूनिट एरिया यूनिट टाइम में जितना एनर्जी ट्रांसफ़र होता है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी, एकदम मतलब सिंपल वर्ड में। ठीक है, हम इसको फाइंड करने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है ना, तो डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम मान लो एक सिलेंडर, ऐसा कुछ सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर का सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, ऐसे एज्यूम करने में क्या जाता है, यहाँ से मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रहा है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस x है। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम कितना लग रहा है, t। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसका वेलोसिटी तो जाहिर सी बात है c ही होगा, तो x/t क्या होगा, c। ठीक है, एकदम नॉर्मल सी बात है, x/t क्या होगा, c। ठीक, अब क्या होगा इसमें, एनर्जी क्या है, एनर्जी हमने यहाँ से निकाला है 1/2 ई नॉट स्क्वायर, इसका जो वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स। ठीक है, टाइम में क्या आ जाएगा, t। ठीक है, और एरिया में क्या आ जाएगा, a। ओके, ऑलराइट, ये a से a कट जाएगा। ठीक है, और x/t क्या हो जाएगा, x/t क्या है, यहाँ से देखो c है, x/t क्या है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू c। ये क्या आ गया हमारा, इंटेंसिटी। याद रखना, ये जो हम जितना भी फार्मूला लगा रहे हैं वो सब एवरेज के लिए है, ये याद रखने वाली बात है, बता रहा हूँ। जो इंटेंसिटी भी आई है वो हमारी एवरेज इंटेंसिटी है, इंस्टेंटेनियस नहीं है। इंस्टेंटेनियस के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी अलग हो जाएगा, तो ओवरऑल जो हमारा इंटेंसिटी भी वो भी इंस्टेंटेनियसली अलग हो जाएगा। लेकिन जब हम उसका एवरेजिंग करेंगे, जो साइन स्क्वायर वाला टर्म था उसको हम जब एवरेजिंग किए तो उसका 1/2 आया, तो उसके रिजल्ट में पूरा ये वाला जो में वाला पूरा फार्मूला है। ठीक है ना, तो याद रखने वाली बात यह है कि ये एवरेज इंटेंसिटी है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं जो जेईई मेंस 2019 में आ रखा है, 2019 के जो जनवरी अटेम्प्ट में है। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट में। तो एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी 50 यूनिट enters in a medium of refractive index n without any loss. The ratio of the magnitude of electric field and the ratio of the magnitude of magnetic field of the wave before and after entering into the medium are respectively given by। मतलब इसमें कहा क्या जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इस फ्री स्पेस से किसी मीडियम में जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें करना है कि जो इनिशियल जो मैग्नीट्यूड था इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, मैग्नीट्यूड का भी, मैग्नेटिक फील्ड का भी, तो हमें क्या करना है उसके इनिशियल से जो आफ्टर वाला जो मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो निकालना है।
ठीक है, तो वो क्या आएगा उसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नो लॉस दिया है, तो नो लॉस दिया है मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी वहाँ भी पहले वाले फ्री स्पेस में भी और आफ्टर किसी मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है उसमें दोनों में बराबर है। ठीक है, तो इंटेंसिटी सेम, तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखें तो ये, अगर मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखेंगे तो हाफ म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर सी। ठीक है, अब पहले हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू इंटेंसिटी इन मीडियम। ठीक है, इंटेंसिटी इन मीडियम, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। जो फ्री स्पेस के लिए है वो सेम यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा, मतलब यही जो एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। अब इंटेंसिटी इन मीडियम, इसके लिए क्या होगा, हाफ तो हाफ रहेगा। अब एप्सिलॉन नॉट जो था वो फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी था, अब यहाँ तो मीडियम आ गया, तो यहाँ हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते, यहाँ क्या लिखेंगे हम, एप्सिलॉन लिखेंगे और ई स्क्वायर हो जाएगा गुना वी हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्तों हमें अब वो वाला फार्मूला हमें रिकॉल करना पड़ेगा जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता था म्यू रिलेटिव ई एप्सिलॉन रिलेटिव। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू रिलेटिव एप्सिलॉन रिलेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या दिया है, एन दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मीडियम के बारे में ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम इसको ट्रांसपेरेंट मान के चलते हैं। ठीक है, अगर ट्रांसपेरेंट है, अब हम जानते हैं कि जो म्यू रिलेटिव है किसके लिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए 1 होता है। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एप्सिलॉन रिलेटिव। ठीक है ना, परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन रिलेटिव इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या आ गया, एन स्क्वायर आ गया, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी जो अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हाफ ई बराबर क्या हो जाएगा, ई रिलेटिव ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, मतलब सॉरी ई नॉट हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट है वो, और ई स्क्वायर अपॉन इंटू वी को हम क्या लिख सकते हैं, सी एन इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी, तो हम वी को सी बाई एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो सी बाई एन। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन आर, मतलब जो एप्सिलॉन रिलेटिविटी है रिलेटिव, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी बाई एन। ठीक है, तो एन से ये वाला कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, इंटू एन भी बचा रहेगा, और ई साइड LHS में बचेगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। अब हमको रेशियो किसका निकालना है, इनिशियल अपॉन फाइनल का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो इनिशियल अपॉन फाइनल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, सी भी कैंसिल हो जाएगा, तो इनिशियल ई नॉट है अपॉन ई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकल गया, ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू रूट एन, मतलब इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपॉन फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट एन आ गया। तो पहला पार्ट अब अपने का आ गया, तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसका आंसर 3rd होना चाहिए, लेकिन हम इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसी क्वेश्चन के दूसरे सेगमेंट की बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें क्या निकालना है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इनिशियल और फाइनल के रेशियो निकालना है। ठीक है, उसका रेशियो निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे, फॉर सेकंड सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, इंटेंसिटी किसके टर्म में लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के मतलब मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे, तो हाफ म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर इंटू सी किसके बराबर हो जाएगा, हाफ बी स्क्वायर म्यू ऑफ मीडियम इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ अब क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, हाफ बी, अब म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू रिलेटिव इंटू म्यू नॉट। ठीक है, इंटू
v को क्या लिख सकते हैं हम c बाई एन, ठीक है। यहाँ से n इक्वल टू सी बाई वी होता है, तो उसी प्रकार v को c बाई एन लिख सकते हैं। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अब यहाँ से अब कुछ हम कैलकुलेशन करते हैं, जो कट रहा है उसको काटते हैं। 1/2 v स्क्वायर म्यू रिलेटिव नॉट c बाई एन। और जैसे हमने देखा है कि जो ट्रांसपेरेंट मीडिया उसके लिए म्यू आर क्या होता है 1, तो इसको हम हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 से कैंसिल हो गया, म्यू नॉट से कैंसिल हो गया, सी से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू 1/n, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, बी नॉट अपॉन बी इक्वल टू 1/√n। हम ऑप्शन देखते हैं, तो 1/√n 1 और 3 मिल रहा है, लेकिन हमें 3 आएगा, 3 ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो हमारा पहले वाला जो आंसर था उसका आंसर √n था, तो ये वाला आंसर ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा जो पोर्शन है वो ख़त्म होता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप क्या करें कि इसी तरह के जिस प्रकार के मैं क्वेश्चन कराया हूँ 2 क्वेश्चन, वो तो जस्ट मतलब आपको दिखाने के लिए था कि हम जो पढ़ रहे हैं उसी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप क्या करें कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको बनाएं, और उसके लिए सबसे अच्छी जो वेबसाइट है मैथन को, उन्होंने अनूप सर ने क्या कर रखा है कि उन्होंने जो 2019 हो गया 2020 है उसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन का पूरा बैंक बना के रखा है, जो कि फ्री है, आप जाके वहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि खूब प्रैक्टिस करिए और फोड़िए।